हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कनेक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सभी एमसीक्यूज़ को चैप्टर वाइज। तो देखिए कल हम लोगों ने जो है कि 4 और 5 और 6 चैप्टर को ख़त्म किया था। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के साइंस को हम लोग चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म करेंगे, चैप्टर नंबर 8 को ख़त्म करेंगे और चैप्टर नंबर 9 को ख़त्म करेंगे। और तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कह रहा है कि मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण किस में होता है। देखिए ये सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये जो है कि प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण किस में होता है, तो यह निर्माण जो है कि अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसका जो है कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का जो है कि निर्माण किस में होता है, यानी कि नर जनन में जो है कि कोशिका अथवा जो शुक्राणु होते हैं उनका जो है कि निर्माण किस में होता है। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण जो है कि यह होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को जो है कि प्रेरित करता है। तो यह है फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन ये है जो हार्मोन है, यह पुरुषों में फ्रेंड्स शुक्राणु निर्माण के जो है निर्माण को ही यह क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि जो है कि पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में जो है कि टेस्टोस्टेरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और निर्माण में जो है कि ये प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। यह जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भधारण को प्रेरित करता है, यानी कि उस हार्मोन को हमें बताना है जो महिलाओं में गर्भधारण को जो है कि प्रेरित करता है। तो यह हार्मोन है फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कि महिलाओं में गर्भधारण को जो है कि प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए नोट डाउन करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे मैं जो है कि एमसीक्यूज बनाया हूँ, इससे आपके सारे फैक्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन जो है कि किसके द्वारा होता है, ये हमें ऑप्शन में जो है कि बताना है कि कौन से ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए अलैंगिक जनन जो है कि मुकुलन द्वारा यह होता है फ्रेंड्स, यह ईस्ट के द्वारा होता है। यह जो है कि ईस्ट के द्वारा होता है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ईस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिएगा यह क्या है, शुक्र वाहिका। यह क्या है, तो यह शुक्र वाहिका जो है यह जो है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और देखिए अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी यह क्या है, तो यह मानव में मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं कि मानव में मादा जनन तंत्र के भाग, इसमें आप अंडाशय और गर्भाशय और डिंब वाहिनी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा पराग कोश में होते हैं, यानी कि पराग कोश में क्या होते हैं, ये प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है। और देखिए ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में ये सारे फैक्ट दिए गए हैं, और मैं इनको जो है कि एमसीक्यूज के जो है कि तरह आपको जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आपके लिए जो है कि रामबाण सिद्ध होंगे। इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा और यहाँ से अपना नोट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, पराग कोश में क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स पराग कोश में पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर के प्रश्न को। देखिए एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है, यानी कि फ्रेंड्स जब एक कोशिका विभाजित होती है तो यह कितनी कोशिकाएं बना सकती है, ये प्रश्न में जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि 2 कोशिकाएं बना सकती है। एक कोशिका जब विभाजित होती है तो 2 कोशिकाएं बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपके 9 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखिएगा यहाँ से कौन सा अणु है जो जीव संरचना डिजाइन का ब्लूप्रिंट जो है कि रखता है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और वो जो है कि अणु है आपका जो है कि डीएनए है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, डीएनए जो है कि यह अणु है जो कि जीव संरचना डिजाइन का जो है कि ब्लूप्रिंट रखता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके ये वाली लाइन जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है, यानी कि एकल जीवों में और प्रजनन की कौन सी विधियां हैं, ये जो है कि हमें इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा विखंडन एवं खंडन यह भी एकल जीवों में प्रजनन की एक विधि है और पूर्ण जनन यह भी है और देखिएगा मुकुलन भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से, यानी कि फ्रेंड्स एकल जीवों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपने देखा विखंडन, खंडन और पूर्ण जनन और मुकुलन, ये सारे क्या हैं, एकल जीवों में प्रजनन की विधियां हैं और यह जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए 11 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखिएगा प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जो है कि यहाँ पे होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुखंडन, यानी कि प्लाज्मोडियम में जो है कि अलैंगिक जनन की बहुखंडन विधि जो है कि होती है। और देखिए प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अभी हम लोग का जो है कि अभी चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है और इसके बाद हम लोग 8 करेंगे और 9 करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है, यानी कि इनमें से जो है कि 4 ऑप्शन में से वो कौन सा जीव है जो विखंडन द्वारा जनन करता है। तो विखंडन द्वारा जनन फ्रेंड्स करते हैं, यहाँ पर हमें जो है कि दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि अमीबा भी विखंडन के द्वारा जनन करता है, पैरामीशियम भी करता है और लेशमानिया भी करता है। ये तीनों जो है कि आपके 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में जो है कि दिया गया है। तो इन सभी को जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, यानी कि जनन की कौन सी वो विधि है जिसमें जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े जो है कि वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा इसमें जो है कि ये पुनरुत्थान या पुनर्जनन का जो है कि ये जो है कि विधि है और ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिएगा पुनर्जनन यह वह विधि है, इसमें जो है कि जीव जितने टुकड़ों में टूटते हैं और जितने टुकड़े होते हैं वो जो है कि अलग अलग नए जीव बन जाते हैं। तो यही जो है कि इसमें जो है कि कहा जा रहा है और ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 14 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखिएगा यहाँ से स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि होती है। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि होती है। तो यहाँ से जो है कि 14 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खंडन।
स्पाइरोगाइरा में जो है कि खंडन विधि होती है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न, हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं? यानी कि जो हाइड्रा होते हैं ये पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं फ्रेंड्स जो है कि आपके मुकुलन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिएगा कायिक प्रबंधन द्वारा कौन जनन करता है? यानी कि कायिक प्रबंधन के बारे में भी आपके चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है कि जनन करते हैं गन्ना और गुलाब और अंगूर, यानी कि ये तीनों करते हैं। और ये तीनों जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 17 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और देखिएगा किस अलैंगिक जनन विधि में पौधे का पूरा शरीर पौधे के किस भाग जैसे जड़, तना या पत्ते से विकसित होते हैं? यानी कि यहाँ पे जो है कि कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। ये कायिक प्रवर्धन में ही जो है कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वो विधि है जिसमें पौधे का पूरा जो है कि शरीर पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ते से विकसित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है कि कायिक प्रवर्धन में ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ब्रायोफिलम के बारे में भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है एक लाइन। और ब्रायोफिलम में जो है कि कायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो पत्तों के द्वारा होता है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और आलू में जो है कि कायिक प्रवर्धन होता है तने के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आलू में कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा होता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं? यानी कि इनमें से जो है कि किस में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं? तो जो है कि लैंगिक जनन में जो है कि अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिएगा यहाँ से भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। उस संरचना को क्या कहते हैं? तो ये आपने जो है कि पढ़ा होगा बायोलॉजी, जिसे जो है कि प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो देखिएगा प्लेसेंटा आप याद रखिएगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पर प्लेसेंटा कहते हैं, जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से आपके 22 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वह कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है? यानी कि वो कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी जो है कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अधिकतर एंजाइम क्या प्रोटीन होते हैं, या अधिकतर एंजाइम वसा होते हैं, या अधिकतर एंजाइम अम्ल होते हैं, या अधिकतर एंजाइम क्षार होते हैं? तो यहाँ से जो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बना था और बनेगा भी। ठीक है, तो देखिए किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो जो है कि यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन के कारण जो है कि मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है कि मधुमेह रोग हो जाता है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जिसको जो है कि प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? तो ये है फ्रेंड्स आपके प्रोजेस्टेरोन। ये जो है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं
ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिस चैप्टर का जो है कि 8वां चैप्टर है। और इसमें देखिएगा आनुवंशिक पदार्थ कौन से होते हैं। तो आनुवंशिक आपका चैप्टर भी है 8वां, और आनुवंशिक से जो है कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, जो कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा आनुवंशिक पदार्थ जो है कि आपका डीएनए है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो डीएनए जो है कि आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। और यहाँ से दूसरा प्रश्न हमारा, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो देखिएगा आनुवंशिकता की इकाई जीन है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो ये भी प्रश्न बनता है, और जो है कि आपके 8वें चैप्टर में जो है कि मेंडल के प्रयोगों को भी दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो वो मटर को चुने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा। और देखिएगा लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी जो होती है, ये जो है कि लंबी होती है। सभी पौधे लंबे हो जाते हैं, यही जो है कि इसका जो है कि कारण था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा ये जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ये लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाए थे। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे वो जो है कि सभी लंबे हो गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जो है कि किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है कि डीएनए और जो है कि प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है कि दोनों। यानी कि गुणसूत्र हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों ऑप्शंस को आप याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ से स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं, यानी कि स्त्रियों में जो है कि कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्त्रियों में जो है कि एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। और बात करेंगे जो है कि पुरुषों में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो ये पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, बेसिक है। और एग्ज़ाम में आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर में भी दिया गया है, और इसलिए यहाँ पर एमसीक्यूज बनाया गया है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। तो देखिएगा शुक्राणु और अंडाणु का जो है कि संलयन कहलाता है निषेचन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ये निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। यानी कि जो हीमोफीलिया है वो एक आनुवांशिक विकार है, और वो क्या उत्पन्न करता है। तो देखिएगा हीमोफीलिया जो है कि ये जो है कि रक्त का स्कंदन न होना उत्पन्न करता है। जब जो है कि हीमोफीलिया जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो रक्त का जो है कि जो बहाव होता है वो रुकता नहीं है, और रक्त का स्कंदन न होना, यही जो है कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा अब हम लोग का चैप्टर जो है कि 9 स्टार्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे चैप्टर हैं, और देखिए कुछ ही प्रश्न जो है कि बन पाए हैं। तो जितने आपके जो है कि 10th के एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सभी प्रश्न मैं जो है कि बना दिया हूँ। और देखिए अगर आपको जो है कि और भी ज़्यादा अगर एमसीक्यूज चाहिए इन चैप्टरों से तो आप कमेंट करिएगा। मैं जो है कि अदर बुक्स का सहारा लेके जो है कि मैं इन चैप्टर के ज़्यादा एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है। तो आपके फ़िलहाल जो है कि 10th के एनसीईआरटी में जितने फैक्ट दिए गए हैं उतने हमने एमसीक्यूज बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी का हम लोग लास्ट में करेंगे, चैप्टर नंबर 9 है।
और इस चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी के जो है कि पहले चैप्टर में ही दिया गया है। और देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी नियम है प्रकाश के परावर्तन का। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती है, ये भी प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा और भी प्रश्न हमें बने हैं। और यहाँ से देखिएगा, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वो क्या कहलाता है? यानी कि वो गोली दर्पण जिसका जो है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है कि जो बाहर की तरह जो है कि उभरा रहेगा, वो जो है कि बाहर की ओर जो है कि वक्रित है, वो कौन सा जो है कि दर्पण है, ये हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो वो जो है कि आप उत्तल दर्पण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आप जो है कि याद रखिएगा, बाहर की ओर वक्रित है तो वो उत्तल दर्पण होगा, और अंदर की तरफ वक्रित रहेगा तो वो जो है कि अवतल दर्पण होगा। तो यहीं से दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। हमने जो है कि पहले ही प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में ही बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है कि कैसी होती है? तो हमेशा जो है कि ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न आपके TRE 3 PRT में पूछा गया था, जो कि इसी चैप्टर से था। ठीक है, और आपके जो है कि NCERT में भी दिया गया है ये लाइन कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, और ये प्रश्न पूछा भी गया था। और देखिएगा, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? यानी कि जो बादलों का रंग जो है कि हमें सफ़ेद किस कारण दिखाई देता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि बादलों का रंग हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से, पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है किसके कारण? तो ये सारे लाइन जो है कि फ्रेंड्स आपके क्लास 10th की NCERT विज्ञान में और चैप्टर नंबर 9 में दी गई हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि ये मैं MCQs बनाया हूँ। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है किसके कारण? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है वो हमें टेढ़ी प्रतीत दिखाई देती है। तो ये जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ये प्रकाश के परावर्तन के जो है कि नियम में ये जो है कि एग्जाम्पल में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो उत्तल जो है कि लेंस की जो है कि फोकस दूरी हमेशा जो है कि धनात्मक होती है। ये जो है कि आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो है कि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो मैं यहीं पे जो है कि अवतल लेंस आपको लिख देता हूँ, आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हैं, और दोनों प्रश्न जो है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं और प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है होता है? यानी कि डायरेक्टली सूत्र पूछा जा रहा है, और एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है R बराबर 2F। ये जो है कि आपके NCERT में भी दिया गया है, इसको जो है कि आप लिख लीजिएगा।
इस पे प्रश्न भी बनता है, सवाल भी आते हैं। तो ये r बराबर 2f आप याद रखिएगा। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से r बराबर जो है कि आप 2f करेंगे और f जो है कि इस तरफ अगर आ जाएगा तो r बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न, एक बिंब को अवतल दर्पण की ध्रुव तथा फोकस दूरी के फोकस के बीच रखा जाए। यानी कि एक बिंब को जो है कि अवतल दर्पण की ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है कि कहाँ पर बनेगा। तो देखिएगा जब एक बिंब को अवतल दर्पण की ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा जो है कि दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो जब बिंब जो है कि P तथा F के बीच में रखा जाएगा तब यह स्थिति आएगी कि जो है कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और यह कहाँ पर होती है तो अवतल दर्पण में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है। तो वो हमेशा जो है कि आभासी, सीधा और आकार में जो है कि छोटा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद क्या रखना है कि अवतल दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी और सीधा और आकार में छोटा होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी कि ये लाइन भी आपकी जो है कि एनसीईआरटी में दी गई है। और देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है कि टार्च में और शेविंग दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए और दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण, यह अवतल दर्पण ही होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि टार्च में होता है और शेविंग में होता है और दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो ही जो है कि रखते हैं अवतल दर्पण को, ठीक है। तो जो है कि ये ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा आगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु क्या कहलाता है। यानी कि देखिएगा जब एक बिंदु से अवतल दर्पण को जब मुख्य बिंदु से जो है कि समानांतर किरण परावर्तित होती है तो एक जो है कि एक बिंदु पर मिलती हैं। यानी कि देखिएगा या तो किरणें या तो देखिए ये यही पूछा जा रहा है, या तो किरणें आती हैं और यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, या तो एक जगह से जो है कि किरणें प्रसारित होती हैं, ठीक है। तो इसी को जो है कि पूछा जा रहा है, इसी को पूछा जा रहा है। तो इसको जो है कि क्या कहते हैं तो इसको मुख्य फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे 15 नंबर का प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये भी दो प्रश्न बनता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिएगा दोनों आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिए भी गए हैं। तो यहाँ से जो है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कि यहाँ पर अवतल लेंस का जो है कि प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति को जो है कि निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके निवारण के लिए जो है कि उसको अवतल लेंस का जो है कि उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, तो यहाँ पे उत्तल लेंस भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स आगे यहाँ से ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है और इस चैप्टर में जो है कि आपके कुछ एमसीक्यूज भी दिए गए हैं जो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न बनता है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि मिट्टी जो है कि प्रयुक्त नहीं की जा सकती है लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर। और यहाँ पे 2 नंबर,
किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, तब जो है कि अवतल दर्पण। तो देखिएगा, तो इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाएगा जब जो है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है। और किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समतः है, यानी कि माइनस में है। तो देखिएगा, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की, और उत्तल लेंस की जो है कि फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पे जब आप जैसे ही ऋणात्मक देखेंगे तो अवतल लेंस को जो है, अवतल को जो है कि आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर है। और देखिएगा, यहाँ से किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वो कौन सा दर्पण है? तो वो जो है कि समतल अथवा उत्तल दर्पण है। ये जो है कि आपका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। किसी दर्पण से आप चाहे कितना हो भी दूर खड़े रहेंगे, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। ये जो है कि समतल अथवा उत्तल में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न आपके जो है कि चैप्टर में दिया गया है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम लोग जो है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस जो है कि पसंद करेंगे। तो जो है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है कि चैप्टर 7 और 8 और 9 को हमने ख़त्म किया। और जितने आपके जो है कि एनसीईआरटी में फैक्ट दिए गए थे उतने हमने जो है कि सभी एमसीक्यूज बना दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और देखिए 3 या 4 चैप्टर और बचे हैं जिसको हम कल एक ही साथ चारों चैप्टर को जो है कि कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ से आपके 10th की एनसीईआरटी साइंस भी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो है कि हम लोग 9 की जो है कि एनसीईआरटी विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।